नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि ये प्रकृति किसी में भेद नहीं करती और जैसा कि हमने नेपाल के साथ में देखा, कभी कभी हिमालय अपनी सुंदरता से सभी को मनमोहित कर लेता है। ये अपनी सुंदरता पूरी दुनिया को दिखाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर सुंदर सुंदर और बादलों से ढके हुए वो पहाड़। लेकिन कभी कभी इतने अपने साथ आपत्तियां लेकर आता है कि उसमें जो मानव जीवन की हानि होती है उसे देखकर तो लगता है कि ये सुंदरता जिस तरीके से लड़की दिल तोड़कर जाती है उस तरीके की, मतलब मैं क्या बोलूं। लेकिन बहुत बुरी घटना है, बहुत बेकार ये चीज, ये परिस्थिति हमें देखने को मिली। तो इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का ये फ्लड था, क्या ये भूकंप था और क्या क्या इसमें भौगोलिक प्रक्रियाएं हुई, उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें 28 अगस्त को आज एक आर्टिकल छपा और ये बहुत डिटेल है। इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है चीज़ें दी गई है। अब आप अखबार कोई भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ते हो, लेकिन आपको कभी भी द इंडियन एक्सप्रेस का इसका जो एक्सप्लेन सेक्शन होता है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2026 की जो प्रीलिम्स और मेंस हुई उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे कि आपने देखा प्रीलिम्स में लेंदी क्वेश्चंस आए, पॉलिटी के भी लेंदी क्वेश्चंस आए। तो जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर किया होता है और उसकी लैंग्वेज भी आपको जितने अच्छे से समझना चाहिए वो होती है। तो आपने देखा होगा क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ आए थे और उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की जो कला है, जो आपकी जो पढ़ने की स्पीड है वो बढ़े। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये एक्सप्लेन सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुरुआत में अब हम इसके आ जाते हैं मुद्दे पर। शुरुआत में क्या हुआ ना कि ये जो नेपाल में फ्लड हुआ तो पहले लगा कि ये एक भूकंप है। सबसे पहले ये यहाँ पे सिस्मिक वेव्स जो है वो डिटेक्ट की गई 4.4 की। तो उसमें लगा लोगों को कि ये एक मतलब भूकंप से हुआ था। लेकिन फिर रीचेक किया गया, जो सिस्मिक डिपार्टमेंट है और जो भूगोल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो समझ में आया कि जो ग्लेशियर है उसके पिघलने से जो भूस्खलन हुआ था। अब इस भूस्खलन को भी जो सिस्मिक वेव्स है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन ये भूकंप नहीं था। ये जो सिस्मिक वेव होती है वो लगी रहती है कि कोई भी भूकंप आए तो डिटेक्ट कर ले। लगभग इसका जो रेंज होता है मतलब 10 से 12 तक ये डिटेक्ट कर लेता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है इस केस्केडिंग का मामला है, मतलब केस्केडिंग डिजास्टर की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये बहुत भयावह स्थिति होती है, बहुत भयानक मामला होता है। तो नेपाल में जो फ्लैश फ्लड हुआ, ग्लोफ ग्रोफ को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है आखिर। तो ये जो आर्टिकल ये 28 अगस्त तो हम दिखा तो रहे, लेकिन ये 27 अगस्त की घटना है, ठीक है। तो ये कैस्केडिंग जो हम देखते हैं ये एक चेन होती है। इसका कारण ऊपर से जब कोई भी बांध छूट जाता है, जैसे कि आप खेतों में देखते होंगे, तो अगर किसान है, किसान के बच्चे वो रिलेट करेंगे कि जब आप खेतों में पानी देने लगते हैं तब आप देखते होंगे कि अगर आप ऐसी जमीन खिसकती हुई है, मतलब ऊपर से नीचे तक आप पानी देते हुए आ रहे हैं खेतों में, तो अगर इसमें पानी भर जाए, अगर आप इस बांध को छोड़े ना और इसमें पानी भरता जाए, आपकी ध्यान नहीं है, आप कहीं और गए हैं ये छोड़कर, तो क्या होगा ना कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पानी जमा होने लग जाएगा
और जब ये पानी जमा होने लग जाएगा तो ये इस बांध को तोड़कर ये इधर फ्लड होने लगेगा और साथ में ये नीचे तक बिना रिकॉर्ड, मतलब जब जैसी जैसी रिकॉर्ड आएगी अपने साथ में सेडिमेंट पूरे तरीके से बहा कर ले जाएगा और बीच में कुछ भी रहे वो सब फसल वसल सब कभी कभी नाश हो जाती है, खत्म काम। तो ये सब घटना हमें देखने को मिलती है। अब इसमें भी वैसे ही स्थिति हमें देखने को मिलती है। जो ये हिमालय है, इस हिमालय के आसपास इसी तरीके के खतरे दिखाई देते हैं। इसका बड़ा खतरा ये है कि जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जब ये मेल्टिंग होने लगता है, तब यहाँ पर एक ग्लेसिकल लेक बनने लगती है। इसका पिघलना, जब वो बर्फ होती है ना, उसी में वो पिघलती जाती है, वहीं पे वो एक जगह पर सैचुरेट होते जाते हैं। अब जब ये एक जगह पर सैचुरेट हो रहे हैं तो ओवरफ्लो होने के बाद में हम इसे ब्रिज कहते हैं। तो ये ब्रिज जो होता है, ये ब्रिज टूट जाता है, जिसको इस टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लोफ। इस टूटने की प्रक्रिया को, ये जो पानी भर रहा है, ये जो बांध है, ये बांध जब पूरे तरीके से, मतलब इसके ऊपर पानी जाता है तो ये संभाल नहीं पाता, पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है जब ग्लेशियर पिघलता है, तो उसके वजह से ये टूट जाता है। तो इसी घटना को ग्लोब कहते हैं। इसे हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और नीचे। तो ये जो झील का पानी अचानक से तेजी से नीचे की ओर आने लगता है, तो उसी से जो है तेजी से बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड हम जिसे कह रहे हैं यहाँ पे। इसी से फिर हम देखते हैं कि पानी साथ में, उसके साथ में मलबा, पत्थर और बर्फ बहता है। पूरी तरीके से रास्ते में जो कुछ भी चीजें आ रही है सभी को खत्म करते हुए ये आगे बढ़ने लगता है। तो ये प्रोसेस मैं क्यों समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझिए, क्योंकि जो नेपाल का फ्लड है इसका कारण भी लगभग, यानी कि पूरी तरीके से यही कारण रहा है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसे प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ये जो, हाँ, इसे तो जो ये जो डेब्रिस फ्लो है, मिट्टी, चट्टान, मलबे, विशाल प्रवाह नीचे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये लैंडस्केप भी होते हैं इसी के साथ में। ढलाने जो होती है, कटाव होता है उनका। आपने देखा होगा कि आपके गांव के पास में अगर कोई नदी होगी तो उसमें अगर एक साथ में ज़्यादा रफ्तार से फ्लो आता है तो कई बार हमारी जो ज़मीनें होती है वो उस नदी के प्रवाह में चली जाती है और नदी जो होती है वो साथ साथ में चौड़ी होने लगती है। अगर ऐसी नदी फ्लो कर रही है और इसमें तेजी से पानी बह रहा है तो ये जो साइड का कटाव होता है ये चौड़ा होने लगता है। अगले साल आपको हर साल ये चौड़ा होने लगता है। तो इस तरीके से ये लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन अधिक तेजी से होने लगता है। तो इस सिचुएशन को कैस्केडिंग डिजास्टर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। यहाँ पर जो भी आपने बिल्डिंग्स बनाई हो, जो भी आपने पुल बनाए हो, जितनी भी परियोजनाएं यहाँ पर लाई गई थी सब खत्म हो सकती है। मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं बच सकता यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमने नेपाल में देखा कि कितना बहुत बड़ा वो जो एंट्री और एग्जिट का जो बिल्डिंग हमें दिखाई देती है वो पूरी तरीके से ढह जाती है। तो ये जो लेक है यहाँ पर बहुत सारा ग्लेशियर पिघला और ये ओवरफ्लो जब हुआ तब ये नीचे की ओर बहने लगा। अब नीचे की ओर बहने लगा, ये जो रिवर यहाँ से फिर निकली, हम इसे कहते हैं फोटे कोशी रिवर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह रिवर सीधे सीधे इधर आते हुए हमें दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे हमारे त्रिशूल रिवर दिखाई देती है। फिर ये बेसिन जो मिलते मिलते जाता है गंगा रिवर सिस्टम के साथ में, गंगा बेसिन के साथ में मिलते हुए जाता है। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आपको दिख रहा होगा तो 1 सेकेंड, ये आपको सीक्वेंस दिखाई दे रही होगी ऑलरेडी। तो ये कोसी बेसिन या गंगा बेसिन भी हम इसे कहते हैं। तो ये रुजवा है, इसमें ये फ्लड आया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो अफेक्टेड एरिया पोटे कोशी रिवर, श्रायबेसी में ये सब फ्लड दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रुजवा नाम हमें याद रखना चाहिए।
वो जो एरिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट क्या रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो हानि हुई है, वो मेनी हाउसेस स्वेप्ट अवे इन रुज़ाक स्ट्रीट। उसमें कई ब्रिज भी गए, बहुत सारे ब्रिज भी इम्पैक्ट हुए, जो प्रोजेक्ट्स बने होते हैं सरकार के द्वारा सभी प्रभावित हुए। लॉस ऑफ मेनी लिव्स एंड पीपल मिसिंग्स, बहुत सारे कुछ इंसान हमने देखा जीवित हानि हुई है। और रिवर्स कोर्स चेंज एट प्लेस हेवी सेडिमेंट डिपोजिशन। अब जो रिवर्स का जो रास्ता होता है वो भी चेंज हुआ है कई बार, कहीं इधर सेडिमेंट गए तो इसके बाद में इधर भूस्खलन हो जाता है, तो कभी कभी इधर से रास्ता निकल जाता है इस तरीके से। ट्रिगर ऑफ लैंडस्लाइड एंड डाउनस्ट्रीम एरियाज। तो ये घटना ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी ये घटनाएं हुई है। और जब ये पिछली घटनाएं हुई तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी घटनाएं हुई है। 2013 में, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल में ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिया होगा, इकोज ऑफ पास्ट वेयरिंग फॉर फ्यूचर। यहाँ इस आर्टिकल में फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको ऊपर, The devastating flash flood in Nepal are just the latest reminder of the vulnerability of the Himalayas region to similar natural disaster. From Kedarnath in 2013 और धराली लास्ट ईयर में जो फ्लड हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं केदारनाथ में 2013 में हुआ, बहुत बड़ा फ्लड था। उसमें अब उसके बाद में हम चामोली देखते हैं 2021, सिक्किम देखते हैं हम, उसके बाद में धराली 2025, यहाँ पे भी बहुत बड़ा फ्लड आया था। तो पूरी घटना को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो इस आर्टिकल में जो पहली लाइन है ये कह रही है कि ये तो लेटेस्ट न्यूज है, लेकिन इससे पहले भी बड़े बड़े फ्लड्स आ चुके हैं इस एरिया में। और जो भी हिमालयन रीजन, जो भी हिमालय के आजू बाजू में जो भी देश है, सभी को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये आपदा हमेशा के लिए बनी रहने वाली है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि हिमालय जैसे कि बहुत सुंदर स्थल भी है, लेकिन इसके पास पास में बने रहने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो पिछली घटनाओं को अगर देखें तो घटनाओं को वास्तविक क्रम तभी निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है जब वैज्ञानिक इसका व्यापक और विस्तृत अध्ययन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पूरा कर ले। लेकिन ये अब तक घटना भारत में पिछले वर्षों में कई घटनाओं के काफ़ी समान दिखाई देती है। और फारूक आजम आईआईटी इंदौर के एसोसिएटेड प्रोफेसर ने कहा, अभी तक नेपाल की घटना जिस तरह से शुरू हुई 2021 की चामोली आपदा को समान दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे और प्रभाव, डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट और इससे हुई तबाही के संदर्भ में 2013 में केदारनाथ त्रासदी जैसा अधिक है। फारूक आजम वर्तमान के काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD में हिमालय पर काम करने वाले प्रमुख शोध संगठन के क्रायोस्फीयर ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। अब चामोली और केदारनाथ की जो तुलना हम करें आज, तो ये जो घटनाएं थी, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटनाएं ग्लोव ग्लिसिकल लेक आउटलेट फ्लड, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया वो इसी तरीके का फ्लड था। ये जो घटनाएं थी इसकी कारण और इसका तबाही का कारण जो था, ये इन चीज़ों पर निर्भर करता था। भौगोलिक घटना, नदी का ढाल या झुकाव, वनस्पति वेजिटेशन और जनसंख्या पॉपुलेशन, शहरीकरण ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये घटना और भी बढ़ जाती है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने लगता है। तो नेपाल की घटना में मात्रा में चट्टान और बर्फ नीचे गिरी, इसका अभी अनुमान लगाया जाना बाकी है, लेकिन इस गिरावट से काफ़ी हद तक सिस्मिक वेव्स दर्ज हुई थी। USGS ने पहले इसकी तीव्रता 4.4 बताई थी, जिसके बाद संशोधित करके 5.5 कर दिया गया। अब जो है मैंने आपको ऊपर कारण बता दिया कि ये हमें पता नहीं कि किस तरीके से यहाँ पे बर्फ पिघली होगी या कुछ गिरावट बर्फ की भारी
हुई होंगी, लेकिन जो सिस्मिक तीव्रता है वो यहाँ पे दर्ज नहीं हुई है। इसके संकेत मिलते हैं इस घटना में बहुत मास, बर्फ, चट्टान, मलबे के विशाल द्रव्यमान भी हमें दिखाई देते हैं। इसकी भाग इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि नेपाल की घटना का प्रभाव चामोली की घटना से काफी अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है। चामोली घटना में लगभग 2000 लोग मारे जाने का, लापता होने की हमें सूचना मिली है, चामोली की बात करें तो। और नेपाल घटना में अगर ट्रिगर हुए होने की बात करें तो ये उसी तरीके से हमें घटना दिखाई देती है। डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ऊपर से नीचे तक फ्लड आया है, तो ये घटना आपको ऐसी दिखा देगी। ग्लेशियर, क्रायोस्फीयर, उसके साथ में आइस रॉक मूवमेंट होता है, फिर ग्लोव टूटा जाता है जिससे कि फ्लड बढ़ जा, मतलब वहाँ पर जब ग्लेशियर का पानी ज़्यादा जमा होना, फिर डिब्रीज फ्लो होता है, फिर डाउन स्ट्रीम की ओर पानी बहने लगता है, फ्लड जाने लगता है, तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज़्यादा लॉस होता है। अब ये पूरा हिस्सा मैं आपको बता दूं कि हमारे जीएस पेपर 1 और 1 सेकेंड, ये हमारा जो पूरा हिस्सा है जीएस पेपर 1 जियोग्राफी, और उसी के साथ में जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के साथ में ये बहुत ज़्यादा मेल खाता है। और करंट अफेयर के साथ हमें इसे मतलब करंट अफेयर की लेक्चर ले रहा हूँ यार, क्या ही बोलूँ। चलो, हिमालयन क्षेत्र में ये घटनाएं इतनी जोखिमपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भले ही इनकी शुरुआत अलग अलग घटनाओं के रूप में होती है, जैसे कि अत्यधिक वर्षा, एक्सट्रीम रेनफॉल, भूस्खलन, लैंडस्लाइड या झील का अतिप्रवाह, लेक ऑफ ओवरफ्लो, लेकिन जल्द ही ये घटनाएं बहुत आपदा, मल्टी हैजार्ड डिजास्टर में बदल जाती है। इसमें कई भूस्खलन, बाढ़ और इमारतें के ढहने जैसी घटनाएं शामिल हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सब ये नोट्स की तरह पढ़ कर ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको ऊपर ये चीज़ें सब समझा दी है, लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। हिमालयन क्षेत्र बहुत नाजुक, फ्रेजाइल होते हैं, और ऐसी घटनाएं एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है, बहुत एक के बाद एक ये घटनाएं होने लगती है, एक के बाद एक श्रृंखला ये बनती है। तेज गति से बहने वाली नदी में जब बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े होते हैं तो वो नदी के किनारे और ढलानों को काटकर कटाव, इरोजन, इरोजन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे ही पानी अगर यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो जो आजू बाजू की जो भी जमीन है उसी के साथ में आगे ये सेडिमेंट जाने लगते हैं, यहाँ आगे आगे ये सेडिमेंट जाने लगते हैं, तो ये जो यहाँ पर ये जो साथ में जमीन जाने लगती है थोड़ा धीरे 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 धीरे, तो इसे ही इरोजन कहते हैं। तो मिट्टी, कीचड़ और चट्टानें उसी की तेज बहाव हिस्सा बन जाती है, और ये पानी तो जा रहा है लेकिन उसी के साथ में पूरा फ्लड जा रहा है, चट्टानें जा रही है बड़ी बड़ी, तो ये आपदा बहुत बड़ी संकट पैदा कर सकती है। इस तरह कैस्केडिंग डिजास्टर क्रमिक श्रृंखलाबद्ध आपदा बन जाती है। अब 2023 का जो उदाहरण था सिक्किम का, पिछले वर्ष साइंस मैगजीन में प्रकाशित 2023 में सिक्किम में हुई एक घटना का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में पहाड़ों में होने वाली फ्लैश फ्लड, अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाओं, कैस्केडिंग इम्पैक्ट, श्रृंखलाबद्ध प्रभाव को दर्ज किया गया। इस घटना की शुरुआत साउथ लोनक लेक में ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से के गिरने ढहने से हुई थी। यह झील उत्तरी सिक्किम में समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा झील में गिरा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ग्लेशियर है उसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा झील में गिरा, और जब ये झील में गिरा तो वो झील ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हाई लेवल में जो है फ्लड आया, उसका उस मतलब ओवरफ्लो हो गई झील। ये घटना आगे चलकर फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ के रूप ले गई, और अध्ययन में पाया गया कि इसके परिणाम स्वरूप लगभग
40.7 मिलियन क्यूबिक मीटर 1.47 करोड़ घन मीटर चट्टान, मिट्टी और बर्फ का मलबा जो ग्लेशियर के आसपास जमा था साउथ लोनाक लेक में जा गिरा, और इससे कैस्केडिंग इवेंट एक के बाद एक होने वाली घटना, कैस्केडिंग इवेंट की श्रृंखला शुरू हो गई। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये साथ में ये जो आप मैंने वही घटना हो रही है। तो सीधा हम इस पर नहीं रुकते, हम डायरेक्टली जो जोखिमग्रस्त इलाके हैं उनको कैसे निपटाया जाए, उनका कैसे कैसे हम रक्षा कर सकते हैं उनसे अपनी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वल्नरेबल हिमालय, संवेदनशील जोखिमग्रस्त हिमालय। आज हमने कहा कि जनसंख्या के दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण पूरा हिमालयन क्षेत्र पूरी तरह असंतुलित हो गया है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करिए, आपको ये मेंस में उपयोगी हो सकता है। तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बढ़ते मामले के कारण नए नए क्षेत्र भी जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेपाल के साथ में हुआ है। अभी जो भी हम एरियाज देखते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। तो जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, यहाँ पर सिक्किम देख सकते हैं हम। तो इन सभी को, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। असम, जैसे कि हमने हाल ही में देखा हमारे इंडिया में। तो भूकंप, अर्थक्वेक या भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल जैसी घटनाएं काफ़ी सामान्य है। देखिए, आप इसे समझने की कोशिश करें, और इनमें से कोई भी घटना इस प्रकार की आपदाओं को ट्रिगर शुरू कर सकती है। भूकंप का खतरा, हिमालयन क्षेत्र भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। अतीत में यहाँ कई बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। नेपाल स्वयं 2015 में 7.2 तीव्रता के भूकंप का शिकार हुआ था। 2015 का 7.10 की तीव्रता वाला भूकंप, बाप रे। आप देख सकते हैं कि 10 से 12 रेंज तक भूकंप काउंटर किया जाता है, मतलब परीक्षण होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7.2 की तीव्रता, मतलब 5, यहाँ पे तो 6 के बाद में डेंजर शुरू हो जाता है। कितना बड़ा भूकंप आया होगा। नुकसान को कैसे, अब ये जो पूरी त्रासदी हुई है, इस पूरी त्रासदी को हम कंट्रोल कैसे करें, इसको निपटने का तरीका क्या हो सकता है। तो ऐसी घटना से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी तरीका ये हो सकता है कि अर्ली वेयरिंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित कर सकते हैं। अब सैटेलाइट के जरिए हम ये कर सकते हैं कि हम वो पहले डिटेक्ट कर ले, और वो जब डिटेक्ट कर ले तब जो फ्लडेड एरिया है उन सभी उसमें रहने वाले लोगों को पहले ही सूचना दी जाए और लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी की जाए। तो इवैक्यूएट प्लान्स उनके लिए बनाए जाए। इस परिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन और अन्य गतिविधियों की कड़ी निगरानी एवं नियमन करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो भी इमारतें या जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो मजबूतीकरण से बनाया जाए और उनकी अच्छे से निगरानी की जाए। यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है। इससे हिमालयी क्षेत्र में होने वाली आगे की अस्थिरता, फ्यूचर इंस्टेबिलिटी को रोका जा सकता है। नेशनल ग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, सिक्किम आपदा के बाद एनडीएमए ने नेशनल ग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम NGRMP शुरू किया। इसका उद्देश्य उन ग्लेशियल लेक, हिमनदीय झीलों पर अर्ली वेयरिंग सिस्टम स्थापित करना था जहां झील ब्रेक टूटने का खतरा है। इस कार्यक्रम की लागत लगभग 150 करोड़ है। इसे यह ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में उतना कुछ स्टैटिक पूछा नहीं जाता, लेकिन इस घटनाओं को आप थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी और हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है, वो साथ में हिमालय से कनेक्टेड और हिमालय हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके तहत 195 ग्लेशियर लेक को
अर्ली वेयरिंग सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य किया गया है। इन जिलों को निम्न क्षेत्रों में कवर किया जाएगा, जैसा कि सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब यूपीएससी के लिए क्या चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरतमंद हो सकती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन प्रेशर देख सकते हैं, और उसी के साथ में हिमालय का जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजिलिटी बढ़ रही है, और जो एक्सट्रीम वेदर है उससे अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ रही है, ग्लेशियर लेक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, उससे ग्लोब लैंडस्केप फ्लड आ रहे हैं, और कैस्केडिंग जैसे डिजास्टर, ये पूरी चेन बनती जा रही है। अर्ली वेयरिंग, इवैक्यूएशन, रेगुलेशन, रिस्क रिडक्शन। हाँ, तो ये एक तौर पर नोट्स की तरह आप लिख सकते हैं कि ये जो पूरी घटना हो रही है, तो ये घटना कैस्केडिंग डिजास्टर की ओर लेते हुए जा रही है, और इसे रोकने के जो उपाय हो सकते हैं वो अर्ली वेयरिंग, इवैक्यूएशन हो सकता है, वहाँ से जल्द से जल्द सरकार या जो भी है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसे निकालने का प्रयास करती है, और रेगुलेशन, बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं वहाँ पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कहाँ पर अनुमति मिलनी चाहिए, कहाँ पर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें हो सकती है, उससे रिस्क कम होगा। तो फिर एक बार फ्रेमवर्क हम देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे रिस्क मैपिंग करना चाहिए कि हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स लैंडस्लाइड की पहचान की जाए, और उसमें हम अर्ली वेयरिंग सिस्टम लगा सके जहाँ पर मॉनिटर कर पाए कि कहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। उससे ग्लेशियर्स लेक और रिवर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, और खतरे से पहले वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और सैटेलाइट ड्रोन, मैंने जैसा कि आपको बताया, ग्लेशियर मूवमेंट और लेक वाटर लेवल की निगरानी की जाएगी। कंट्रोल लेक ड्रेनेज, अत्यधिक जोखिम वाली ग्लेशियर्स लेक का सुरक्षित तरीके से वाटर लेवल कम करना, उसके लिए उपाय करना। हजार्ड बेस्ड कंस्ट्रक्शन, फ्लड चैनल्स, अनस्टेबल स्लोप और हाई रिस्क जोन में अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन को रोकना। मैं तो ऊपर ही बता दिया आप सबको, अब क्या ही बोलूं, मेरे दिमाग में ऊपर ऊपर पहले ही आइडियाज पकने लग गए, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इवैक्यूएशन, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, गांव में इवैक्यूएशन रूट, मॉक ड्रिल और लोकल कम्युनिटीज को ट्रेनिंग दी जाए कि इस फ्लड को कैसे, अगर ये फ्लड आए तो लड़े इसके साथ। तो भाई ये वाला ऑप्शन पढ़ने के बाद में मुझे यही लग रहा है कि जिस तरीके से नेपाल का फ्लड आया है, पूरी तरीके से वहाँ पे मलबा आया, लोग कीचड़ में, मतलब जेसीबी से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से लोगों को बताया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो किस तरीके से इस घटना को, मतलब हम अगर देखें तो मैं तो इसे देखकर पूरी तरीके से दंग रहे हो यार। मैं नहीं सह सकता। हम विदर्भ में ही ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे सेफ जगह मुझे तो इंडिया में सबसे सेफ जगह लगती है, तो इंडिया में हमारे महाराष्ट्र में, वो भी विदर्भ में, और उसके बाद में अगर चले जाए तो गोंदिया में चले आते हैं हम, गोंदिया भंडारा। ओके, तो ये बहुत सेफेस्ट जगह लगती है मुझे, नेचर की दृष्टि से यहाँ को ज़्यादा संकट नहीं आते। हालांकि हमारे गांव के पास में एक नदी है, बहुत ज़्यादा बहती है, कभी कभी हमारे गांव में भी मतलब पानी भर जाता है, मतलब गांव में नहीं घुस जाता, लेकिन गांव के पास तक पानी आ जाता है मतलब हमने इतनी आपदा तो नहीं झेली है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन, तो हमें हिमालय की जो है रक्षा करनी चाहिए। जहाँ ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वहाँ रेगुलेशन लगानी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि नेचर का तो नियम ही है कि वो नैसर्गिक तरीके से आता है, लेकिन साथ में मानव निर्मित समस्याएं निर्माण हो जाती है, इंसान जबरदस्ती कहीं ना कहीं घुसने लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, हम जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। देखते रहिए ऐसी वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करिए आर्ट्स वाला भाई दीपेश, और मैं दीपेश आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।